नमस्कार मित्रों, मैं नीतिका तिवारी आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अवध आईएएस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, कल ज्योग्राफी की हमने पहली क्लास कर ली थी और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखा तो जाके वो वीडियो देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और आर में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस उस वीडियो में कराए गए हैं। और जिन्होंने देखा है, मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने पहली क्लास अच्छे से समझ ली होगी, रिवाइज कर ली होगी और उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लिया होगा। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आप हर क्लास का एक तरफ से बनाते हुए चलिए, वरना इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप एग्जाम टाइम पे ये जब इतना लेंदी जो है नोट्स बन जाएगा तो आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। आज ये लेसन 2 है ज्योग्राफी का। आइए बाकी जो कुछ चीज़ें बची रह गई थी उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, हमने पहले जो पढ़ा है लेसन 1 में, वो सारी चीज़ों को रिकैप करते हैं कि कहाँ तक हमें याद है, कहाँ तक हम भूले हुए हैं। तो आप लोग बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप कहलाने के कारण क्या थे? भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था? तो इसके कई सारे कारण थे। इसकी अलग एक प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा कैसे कि यहाँ पे जो है देखिए बृहद हिमालय है, इधर से ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से ये प्राकृतिक सीमा बनाता है और इधर से अरब सागर से एक प्राकृतिक सीमा बनाता है तथा नीचे से ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर से एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। बाकी हमने देखा था कि यहाँ तमिलनाडु तट पर, यहाँ पे कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर वो हमारे यूनियन टेरिटरीज यानी महाद्वीपों को भी अगर शामिल करके पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को हम और क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को मैंने बताया था कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी पूछा गया है। तो दक्षिणतम बिंदु की अगर बात कर ही ली गई है तो सबसे उत्तरतम बिंदु भी हमें पता होना चाहिए। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंदिरा कॉल है और जो कहाँ पे स्थित है, लेह लद्दाख में स्थित है। अब ये बात हो गई, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है गुहार मोती, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुहार मोती अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या बात हुई थी? उसके बाद बताया गया था कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। और कहाँ पे गुजरात में, कहा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। और कौन सा, क्या नाम है उसका? इसका नाम है गुहार मोती। तो गुजरात में गुहार मोती। इधर मैंने इधर जो है ये किवीथू है, आप सबको कल बताया था मैंने। सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश अल्फाबेट का सबसे पहला वर्ड है और किवीथू हमारे वर्णमाला का अगर का खा से स्टार्ट होता है तो वर्णमाला का सबसे पहला वर्ड है। तो अरुणाचल प्रदेश से किवीथू सबसे पूर्वी हिस्सा हमारा जो है भारत का, वो किवीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सबसे पश्चिमी हिस्सा हमारा गुजरात में स्थित है, गुहार मोती। गा से गुजरात, गा से गुहार मोती। तो ये एक ट्रिक हो गई आपको याद करने के लिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है पूर्व और पश्चिम में। तो गुहार मोती स्थित है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। इतनी सारी बातें हुई थी। बात ये भी हुई थी कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो ये भी आपको बताया गया था कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है। और एक चीज़ आपको बताई गई थी, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ये भी आई होप आप लोग को याद होगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका देशांतरी विस्तार। और वहीं अगर अक्षांशीय विस्तार, और अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक भारत का देशांतरी
विस्तार है। तो ये चीज़ अब बात हुई थी भारत के पड़ोसी देश, आपको पता ही है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। ये सारी बातें कल हमने की थी। आई होप आपको आज भी ये सारी चीज़ें याद होगी। और भारत का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ये भी बात कल कर ली गई थी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले पूछेंगे कि आप देशांतर के हिसाब से पूछ रहे हैं कि अक्षांश के हिसाब से। अगर कहा गया कि अक्षांशीय दृष्टि से बताइए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि देशांतरीय दृष्टि से भारत किस राज्य में किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत तब किस गोलार्ध में स्थित होगा, भारत तब पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। और ये संरचना आप देख के समझ सकते हैं कि भारत की कैसी चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार संरचना है। ठीक है, इतनी बातें ये कल हुई थी, ये कल का रिकैप है। अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा तो भी मैंने आपका रिवाइज करा दिया। एक चीज़ छूट रही है, एक चीज़ रह गई है कि ये भी बताया गया था कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, लगभग भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो भारत देखिए, पहले गुजरात, 8 राज्यों के नाम भी पूछता है क्रम से। तो आप अगर पूरब से पश्चिम पूछे तो आप इधर से गिनेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो आप इस सीक्वेंस में बताएंगे। और अगर वहीं उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, तब आप इस सीक्वेंस में बताएंगे इधर से। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में कैसे होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और क्या, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये तो कल रहा, कल का रिकैप, कल का रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया होगा, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। इस वजह से मैंने एक थेरली आपका आपका जल्दी से 4-5 मिनट में रिवीजन करा दिया। अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहले ये सारा कुछ इरेज कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है। आपकी आरओ की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, बीच में आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप लोग के एग्ज़ाम तक हम लोग साथ बने रहेंगे, साथ में तैयारी करेंगे और साथ में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास डिस्कस करते हैं हम लोग। तो भारत की कुल स्थानीय सीमा कितनी है, सबसे पहले हम ये जान लें। स्थानीय सीमा होती क्या है, ये जो ऐसे भारत पूरा गुजर रहा है सभी पड़ोसी देशों से, महासागरों से, यहाँ से देखिए इस तरह से जो भारत गुजर रहा है पूरा, ये सीमा सीमा साझा करते हुए इस तरह से जो भारत गुजर रहा है, बांग्लादेश से, फिर म्यांमार से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद इधर देखेंगे आप तो भूटान, नेपाल और चाइना सबसे सीमा साझा करते हुए इस तरह से जो भारत की ये सीमा जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत कुल स्थलीय सीमा कितनी साझा कर रहा है, 15,200। तो ये ऑथेंटिक डाटा यही है, क्योंकि इसके पहले जो आंकड़े थे उसके हिसाब से भारत कितनी सीमा साझा करता, 15,106 के अप्रॉक्स में कुछ था। लेकिन 2004 में जब ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डाटा आया तो उसमें इन्होंने बताया कि भारत कुल कितनी सीमा साझा कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो ये 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत साझा कर रहा है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको यही लिखना है। ठीक है, फिर भारत भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा कर रहा है, तो ये बात भी जानना आपको जरूरी है। तो भारत सबसे बड़ी सीमा यहाँ देखिए बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है। ये बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है। कितनी सीमा साझा कर रहा है, तो ये बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है, या 4,096.7 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। थोड़ा अब कॉन्सेप्चुअल पूछा जाने लगा है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, दूसरे नंबर पर चाइना। इसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा भारत किससे साझा साझा करता है, चाइना से। ये रहा हमारा चाइना। तो देखिए आप यहाँ लेह लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक पूरा भारत। फिर इधर आप आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ भाग चाइना से क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज़्यादा सीमा चाइना से साझा करता है। अगर बात करें नंबर्स में कि कितने कितनी करता है, तो 3488 किलोमीटर। ये जो नंबर्स मैं बोल रही हूँ, आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठिए और ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए।
क्योंकि वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में वो सारी चीज़ें हवा हो जानी है। तो जैसे एक गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा, हवा हो गए देखते देखते, तो वैसे ये भी हवा ही हो जाएगा देखते देखते, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहिए, नोट्स में लिखते रहिए। अगर आप फिर बाद में क्लास के ओवर होने पे आपको बड़ा लग रहा है नोट्स, तो उसको अपना याद करिए, फिर उसको समझ के थोड़ा उसको शॉर्ट नोट्स में तैयार करिए। एक क्लास आपकी बहुत ज़्यादा जानी चाहिए, तो एक पेज में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर दूसरे नंबर पे चाइना से, तीसरे नंबर पे ये हमारा देश पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ये तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ है पाकिस्तान। और कितनी करता है, तो 3323 किलोमीटर साझा करता है सीमा। तो आपको यहाँ तक आपको ये नंबर भी लिखना है कि 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। पता है आपको पाकिस्तान से हमारे संबंध भी उतने अच्छे रहते नहीं हैं, तो पाकिस्तान को पूछ सकता है। तो ये आप रखेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर नेपाल से रखता है, और ये आपको ऐसे ही जान लीजिए, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पर भारत नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कितना करता है, तो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर बात की जाए, तो यह म्यांमार से सीमा साझा करता है, ये रहा म्यांमार, और इसकी राजधानी क्या है, नेपिताओ। तो म्यांमार से सीमा साझा करेगा, और इसकी कितनी सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर। इसके बाद क्या किससे करता है, तो इसके बाद भूटान, ये देखिए यहाँ पे भूटान है, छोटा सा हमारा देश। तो इससे क्या करता है, सबसे ज़्यादा सीमा इसके बाद पाँचवें नंबर पर साझा करता है, और कितना करता है, तो 600 सॉरी सोल क्या बोल रही हूँ मैं भी, 699, 600 को मैं 1699 बता रही हूँ। 699 किलोमीटर भूटान से सीमा साझा करता है। और अगर भाई ये चीज़ पूछ सकता है, यहाँ तक आपको नहीं नोट करना था, तीसरे नंबर तक आप लोग नोट कर लीजिए कि किससे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद आप लोग मैं इसको पहले इरेज कर लेती हूँ। अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये सारी चीज़ें कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत बांग्लादेश से साझा करता है, फिर चीन से, और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी थी, कितनी साझा करता है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बताया कि चौथे नंबर पर नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे देश हैं। तो ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरे तक आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें सबसे कम सीमा भारत किससे साझा करता है, तो वो अफ़गानिस्तान से करता है। आप देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और बहुत छोटा सा, बहुत कम, यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी दूरी में ये भारत से सीमा साझा करता है। ये इतनी सी दूरी है, इसी में भारत क्या करता है, ये सीमा साझा करता है। तो ये अगर पूछा जाए कि भारत सबसे छोटी सीमा किस देश से साझा करता है, तो वो होगा अफ़गानिस्तान। पूछा जाए कितनी सीमा साझा करता है, तो वो 1006 किलोमीटर, सॉरी 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान से लगने वाली सीमा जो है भारत की, वो बहुत ही सकरा हिस्सा है। आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सकरा हिस्सा है ये। और ये 106 किलोमीटर का एकदम सकरा हिस्सा है, जो पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर से लगता है। इस सकरे हिस्से को ही हम बुहान गलियारा कहते हैं। बुहान गलियारे का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी इस पे विरोध भी है, इस पे विवाद भी चल रहा है भारत और इसके अफ़गानिस्तान के बीच। तो ये सकरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान का बुहान गलियारा कहते हैं। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो बुहान गलियारा है, 106 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, और ये जो है भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो बांग्लादेश से आपको पता है, बांग्लादेश से हमारे कितने देश, ये चीज़ें भी हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाए। तो यहाँ देख लेते हैं, बांग्लादेश से हमारे कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5, ठीक है। कौन कौन से, तो वो है मिज़ोरम, यहाँ पे आप देखेंगे मिज़ोरम, और मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा, फिर कौन सा है, असम, असम के बाद कौन सा है, असम के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये सारे राज्य मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे आप त्रिपुरा को अगर देखिए ध्यान से, ये त्रिपुरा है, ये जो, सॉरी, ये जो ब्लू कलर का है,
यही त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इधर से बांग्लादेश, इधर से म्यांमार और इधर से कौन सा देश? इधर से भी कौन सा देश? बांग्लादेश ही। ये बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है तीनों तरफ से। तो इसीलिए अपनी तीनों तरफ से किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है त्रिपुरा। तो भूटान से अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो भूटान की अगर बात करें तो भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं आपको देखने में ही समझ आ रहा होगा। सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, फिर कौन सा है? असम, और असम के बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये देखिए वेस्ट बंगाल ये। तो भूटान कितने 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। इसके बाद नेपाल की बात करते हैं। नेपाल आपको पता है हमारा पड़ोसी राज्य है, जिससे हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, बुरे नहीं है इससे हमारे संबंध। तो नेपाल से हमारे भारत के 5 राज्य क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा बांग्लादेश से भी और नेपाल से भी भारत के कितने राज्य? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और भूटान की बात की जाए तो यहाँ से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल से कौन कौन से राज्य हमारी सीमा साझा करते हैं? तो आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड। पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे उत्तराखंड, उसके बाद कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार भी सीमा साझा करता है। फिर कौन सा है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा देश है? सिक्किम। तो यही 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो म्यांमार से देखिए आप कौन से राज्य लगे हैं। अरुणाचल, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये म्यांमार की पूरी सीमा है। तो यहाँ से देखिए ये अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार से लगा हुआ है। और कौन सा लगा है? नागालैंड, नागालैंड के बाद कौन सा? मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम। तो 4 देश ऐसे हैं जिनसे 4 हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, और 4 देश ऐसे, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, 2 देश ऐसे हैं जिससे हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? भूटान और म्यांमार। और 2 देश ऐसे हैं जिनसे हमारे देश के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो है नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है। अब सबसे खास जो है हमारे लिए, हमारे सबसे चहीते जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कौन है वो? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से हमारे देश के 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, उसके बाद कौन सा है? यहाँ पे पंजाब भी पाकिस्तान से ही सीमा साझा करता है, और जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अब आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेह लद्दाख क्योंकि अलग हो गया है। तो पहले 3 ही राज्य था, तो अब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख ये दोनों अलग अलग राज्य हैं, तो आप 4 एक तरह से कह सकते हैं। तो ये 4 जो है ये सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हमारे इससे संबंध अच्छे नहीं रहते, जिस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ मैंने कल बता ही दी थी कि अब हो गया। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है इस तरह से। तो ये 2 बराबर भागों में बांट देती है भारत को। ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा से थोड़ा सा उत्तर में अगर देखा जाए, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, यहाँ पे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या होता है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सरक्रीक विवाद स्थित है। सरक्रीक विवाद क्या है? पहली बात तो आप जान लीजिए कि कहाँ पे स्थित है। तो 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे सरक्रीक विवाद स्थित है। और सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपको पता ही है बाउंड्री ही यहाँ पे पाकिस्तान की है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे कच्छ क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद स्थित है। और क्रीक मतलब क्या होता है? सर तो समझ आ रहा है, क्रीक क्यों पीछे लगा है? तो क्रीक सागर का एक सकरा या नुकीला क्षेत्र होता है जो स्थल की तरफ प्रविष्ट होता है, यानी स्थल में प्रवेश किया हुआ होता है। नुकीला क्षेत्र होगा जो स्थल में प्रवेश किया रहेगा, उसे हम क्रीक कहते हैं। और एक वर्ड होता है अंतरीप। तो अंतरीप क्या होता है? स्थल का कोई नुकीला हिस्सा अगर सागर की तरफ बढ़ा होगा, या मतलब सागर में प्रवेश किया रहेगा, तो उसे हम अंतरीप या केप कहते हैं। इंग्लिश में केप कहते हैं, हिंदी में अंतरीप।
आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो फिर यहीं पे 24 डिग्री अक्षांश पर कोरी क्रीक भी स्थित है। अभी मैंने बताया 24 डिग्री पर कौन सा, सर क्रीक, और 24 ही डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोरी क्रीक भी स्थित है। इसके बाद अब बात करते हैं कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा को विभाजित करती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चीज़ें आपको पता ही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की कुल तटीय सीमा तट रेखा, जिसमें मुख्य भूमि के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह शामिल करके कुल तट रेखा अगर पूछे तो वो कितनी है, 7516.16 किलोमीटर। अगर फिर से मैं बोल देती हूँ, आप लोग को समझ नहीं आया होगा, है ना। तो भारत की कुल तटीय सीमा तट रेखा, जिसमें मुख्य भूमि के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह शामिल करके कुल तट रेखा भारत की कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम मुख्य भूमि की तट की रेखा की बात करेंगे तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर बहुत सभी महाद्वीपों को, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ये सब देखेंगे आप, तो यहाँ पे है, थोड़ा दूर है। तो अगर इनको भी शामिल करके पूछा जाएगा तो कितना, 7516.6 किलोमीटर। और भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं जो निम्नलिखित हैं। आप ये सब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि ये निम्नलिखित है, और ये तटीय राज्यों को लिखेंगे। तटीय राज्य मतलब क्या होता है, वो राज्य जो तटों के किनारे स्थित है, यानी कि समुद्र तटों के किनारे स्थित है, उन्हें हम क्या कहेंगे, तटीय राज्य। तो आप देखिए ये मैं थोड़ा पेन का पहले कलर लेती हूँ दूसरा। हाँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ गुजरात जो है क्या तटीय राज्य नहीं है, क्योंकि ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर से सीमा साझा तो कर रहा है। तो गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र को देखिए, ये भी अरब सागर से सीमा साझा कर रहा है। फिर गोवा, गोवा भी अरब सागर से ही सीमा साझा कर रहा है। फिर कर्नाटका भी अरब सागर से सीमा साझा कर रहा है। फिर केरला भी अरब सागर से ही सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद इधर देखेंगे तो तमिलनाडु, ये किससे, लक्षद्वीप, ये बे ऑफ बंगाल से हमारी सीमा साझा कर रहा है। फिर आंध्र प्रदेश भी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा कर रहा है। फिर कौन सा, पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा कर रहा है। तो ये सारे हमारे कौन से राज्य हैं, तटीय राज्य जो तटों के किनारे स्थित हैं। सबसे अधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है, मतलब ये सबसे ज्यादा तटों के किनारे स्थित है, सबसे लंबी इसकी तटरेखा है गुजरात की। और अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, यानी कि ये देखिए काफी लंबे में ये फैला हुआ है। तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आ जाता है तटीय सीमा साझा करने में। उसके तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो कुछ भी आप याद करेंगे तो तीसरे नंबर तक एटलीस्ट देख ही लेंगे कि तीसरे तक कौन है। बहुत ज्यादा पूछता है तो तीसरे तक पूछता है। तो तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र आ जाएगा कि सबसे अधिक लंबी तटरेखा गुजरात से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र से साझा की जाती है तटरेखा। समय का मापन देशांतर द्वारा होता है, ये चीज आपको पता है। पहले तो हम इसको इरेज करते हैं। तो समय का मापन देशांतर से होता है। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच से में बढ़ेगी जो ये समय सीमा है। और जो अगर प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय 1-1 घंटा आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि सूर्य पूर्व से उगता है, इसी कारण पूर्वी देशों को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सूर्य पूर्व से उगता है, इसी कारण पूर्वी देशों को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे ही ग्रीनविच 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएगा तो समय पीछे जाएगा। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है एक, जो उससे क्या बोलते हैं, लंदन से के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से इसका नाम ही ग्रीनविच रेखा रख दिया गया है। और ये जैसे जैसे अगर इसके पूरब में जाएंगे, पूरब यानी कि इधर, अगर पूरब में जाएंगे तो समय क्या होगा, 1-1 घंटा बढ़ेगा प्रत्येक 15 डिग्री पर। और अगर पश्चिम में जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर समय 1-1 घंटा घटेगा। तो भारत का मानक समय क्या है, ये क्वेश्चन बनता है काफी। तो भारत का मानक समय है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री हाफ मिनट बोल सकते हैं, लेकिन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है भारत का मानक समय।
ठीक है। तो भारतीय जो मानक समय है ये ग्लोबल जो मीन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो वैश्विक मानक समय है उससे भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे चलता है। अब आपको पता ही है, अगर इतना लंबा देश है तो एक ही अगर पैमाने पे मापना संभव नहीं है, और अगर अलग अलग पैमानों पे मापा जाएगा तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा समय में। तो भारतीय मानक समय वैश्विक मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। और अगर भारत में ही बात की जाए तो गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, ये सभी राज्यों को, ये इतना जो पूरा है, ये सिक्किम को छोड़कर बाकी इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स और ये पूर्वी राज्य, इनको एक तरह से कह सकते हैं, पूर्वी राज्य और गुजरात के बीच 2 घंटे का गैप है। यानी कि यहाँ सबसे पहले तो पूरब से सूर्य उगता है, तो सबसे पहले जो है सूर्य किधर उगेगा, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले पूर्व में सूर्य उगेगा, जिस वजह से अगर 5 बजे सूर्य उग रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे ही सुबह हो जाएगी, जबकि इधर गुजरात तक पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएगा और 7 बजे सुबह होगी, यानी कि सूर्य उगेगा। तो इसलिए भारत में भी जो है काफ़ी ये विवाद चल रहा है कि 2 स्टैंडर्ड टाइम्स बनाए जाएं, क्योंकि काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है इधर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी राज्य यानी कि गुजरात तक में। तो 2 घंटे का वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच में 15 डिग्री, सॉरी 1 मिनट, 15 डिग्री का क्या है डिफरेंस। अगर अरुणाचल प्रदेश से आप गुजरात तक आएंगे तो इनके बीच में 15 डिग्री का 30 डिग्री का डिफरेंस है। और आपको पता है हर 15 डिग्री पर 1 घंटा समय आगे बढ़ता है, तो 30 डिग्री के डिफरेंस की वजह से इनके बीच में 2 घंटे का समय डिफरेंस आता है, जिसका वजह से इनके बीच इस चीज़ को लेके विवाद है कि एक और स्टैंडर्ड टाइम भारत में होना चाहिए। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। तो अरुणाचल प्रदेश को इसीलिए क्या कहते हैं, उगते सूरज का राज्य कहते हैं। देशों को उगते सूरज का देश कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य कहते हैं। तो भारत 3 तरफ से, अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ये तीनों सागर कन्याकुमारी यानी कि केप कैमोरीन में आकर मिलते हैं। ये चीज़ मैंने कल ही आपको बताई थी, यहाँ पे है। यहाँ पे कन्याकुमारी यानी कि केप कैमोरीन में आकर सभी तीनों राज्य मिलते हैं। तो ये सारी बातें फिजिकल से लेकर, मतलब फैक्ट थी, और फिजिकल जो संरचना है हमारे भारत की, उससे ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हिमालय की तरफ, कि हमारा भारत का विभाजन किस तरह से हुआ है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। अब हम वो चीज़ें देखेंगे। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इतने से ज़्यादा से क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और इसीलिए अब इसी पे बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब हम चलते हैं नए मैप के साथ नई चीज़ें पढ़ने के लिए। अब भारत का विभाजन पढ़ेंगे कि भारत को किस तरह से बांटा गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ भारत का विभाजन नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है, तो भारत का विभाजन नए क्लास से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दोनों क्लासेस आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ आई है दोबारा से देखिए, अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपकी ज्योग्राफी 1-1.5 महीने में आराम से ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ पॉलिटी चली रही है, पॉलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।